बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा नदीम। पाकिस्तान ग्रीन फोर्स के गुफ्तगू के पहले मरहले में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। पाकिस्तान ग्रीन फोर्स माहौल को बेहतरीन बनाने के लिए काम कर रहा है और इंसानी रवैये में मस्बत तब्दीली चाहता है। हाल ही में पाकिस्तान ग्रीन फोर्स ने बहुत सी सरगर्मियां अंजाम दी हैं, जैसे कि फतेह बाग पार्क में बड़े पैमाने पर पौधे लगाने की सरगर्मी अंजाम पाई, जिसमें 1000 दरख्त लगाए गए और मुस्तकबिल में भी इंशाअल्लाह पाकिस्तान ग्रीन फोर्स मिलकर माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करना चाहता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, 27 अगस्त को होने वाली बारिश में ना सिर्फ कराची को नुकसान हुआ, बल्कि बहुत से कीमती जानों का ज़िया और आवाम को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक आम आदमी जो 2 वक्त की रोटी मुश्किल से कमाता था, आज उसके सर पर छत भी नहीं है, क्योंकि हालिया बारिशों ने लोगों से उनके घर और घरेलू सहूलियात के लिए ज़रूरी साजो सामान छीन लिया है। तो आप क्या समझते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या हुकूमत वक्त या वो लोग जो बगैर सोचे समझे अपने घरों का कचरा बाहर फेंक दिया करते थे? हालिया बारिशों में वही कचरा नदी नालों में जाकर फंस गया है और इन नदी नालों की सफाई ना होने की वजह से हम आज इन मसाइल का सामना कर रहे हैं। आज इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान खुसूसी नौजवान पीएचडी डॉक्टर और असिस्टेंट प्रोफेसर आमिर आलमगीर साहब, जिनका ताल्लुक जामे कराची के शोबे एनवायरमेंटल स्टडीज से है। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहना चाहती हूँ। आज का हमारा मौजू कराची में आने वाला सैलाब और उसकी तबाहकारियां हैं। तो सर, सबसे पहले हम इस हवाले से आपसे जानना चाहेंगे, कराची में जो सैलाबी सूरत हाल है, इसके पीछे क्या असबाब हैं और क्या इसको कुदरती आफत कहा जा सकता है? देखिए, कराची इस वक्त जो अर्बन फ्लडिंग के जोन में आया हुआ है। पहले भी इस तरह की बारिशें होती थी, जिसको मानसून की बारिशें कहा जाता था, लेकिन पिछले 10-12 सालों में बारिशों का सिलसिला ना होने के बराबर हो गया। तो मैं समझता हूँ कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट के बहुत सारे इदारों ने ये समझ लिया कि अब शायद कराची में कभी बारिश होगी नहीं, या उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि इतनी ज़्यादा बारिशें नहीं होंगी। अनफॉर्चुनेटली 2019 में हमें इशारा मिला ज़्यादा बारिशों का, और 2020 में मज़ीद बारिशों ने आकर सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो ज़िम्मेदारी है, वो कराची शहर में गवर्नमेंट की भी है और कराची के शहरियों की भी है, क्योंकि कराची के साथ शुरू ने ओन नहीं किया। हमने कराची के ऊपर सिर्फ एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी की, एक दूसरे के ऊपर हमने ब्लेम गेम किया। बिल्कुल सर। लेकिन हम यहाँ पर उस तरह के टॉपिक पे बात नहीं करते। हम यहाँ पर इस चीज़ को अहमियत देने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर इस चीज़ को अहमियत देने की कोशिश करेंगे कि हमें कराची को ओन करना है। इन तमाम सूरत हाल से निपटने के लिए क्या इकदामात करने चाहिए थे और किन इकदामात की ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी कोई फिल्म तो चल नहीं रही है कि चंद मिनटों में कराची साफ हो जाएगा, पानी उतर जाएगा, फिर दोबारा बारिश होती है तो उसके लिए क्या प्लानिंग है। दरअसल प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट के इदारों ने तैयारी नहीं की। अब चाहे वो नालों की सफाई के हवाले से बात की जाए या किसी और हवाले से, जहाँ तक सवाल उठता है कि क्या ये कुदरती आफत है? जी बिल्कुल कुदरती आफत है, लेकिन इससे भी ज़्यादा कुदरती आफत दुनिया के और भी बहुत बड़े मेगा सिटीज़ हैं कराची की तरह, वहाँ पर भी आते हैं। लेकिन वहाँ पर बारिश का पता नहीं चलता है, बारिश का पानी इस तरह से लोगों के लिए ज़हमत का बाइस नहीं बनता है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर पुअर मैनेजमेंट और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से अर्बन फ्लडिंग जो है वो कराची शहर में हमें नज़र आया। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक करती हूँ। और सर, मेरा अगला सवाल ये है कि क्या इससे पहले कराची में कभी इतने बड़े पैमाने पर अर्बन फ्लडिंग हुई है या ये पहली मर्तबा हुआ है? बारिशें तो कराची में इससे ज़्यादा नहीं हुई हैं, लेकिन इससे बुरी सूरत हाल कभी नहीं हुई है। और ये सिलसिला जो है
अगर हम इसको साइंटिफिकली देखें और हम कुछ मॉडल्स का मवाजना करें, तो ये सिलसिला अभी थोड़ा-सा और बढ़ेगा, यानी कि आने वाले 5 सालों में हमें इस तरह के 1-2 इवेंट्स और मिलेंगे। 2010 का फ्लड जो था, उसमें भी काफ़ी सारा पानी जो है वो कराची के रास्ते अरेबियन सी में छोड़ा गया था। एक तरफ तो हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक वाटर स्कार्स कंट्री है, पाकिस्तान में पानी की किल्लत है। दूसरी तरफ हम हमारे पास जब इस तरह से पानी आता है, तो बजाय इसके कि हम कोई प्लानिंग करके इस पानी को स्टोर करें और फ्यूचर में इसको इस्तेमाल करें, हमारे पास कोई इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आती। ना हमारे पास डैम्स की शक्ल में कोई इस तरह की चीज़ नज़र आती है, ना ट्रीटमेंट के ऊपर कोई काम होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये देखने की ज़रूरत है और इस पर प्रॉपर काम करने की ज़रूरत है और 5 साल या 10 साल की प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है, बल्कि 50 साल और 100 साल की प्लानिंग की ज़रूरत है, क्योंकि कराची पाकिस्तान का वाहिद शहर है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। और मैं कल रात में देख रहा था कि डब्ल्यूएचओ जो है वो ये कह रहा है कि कराची शहर दुनिया का 5वां गंदा तरीन शहर जो है वो बनने जा रहा है। 5वें नंबर पर कराची जो है वो एग्जिस्ट करने लगा है। जिस तरह से यहाँ पर सीवरेज का सिस्टम खराब है, जिस तरह से यहाँ पर वाटर बॉर्न डिसीजेज हैं, जिस तरह यहाँ पे सॉलिड वेस्ट का इशू है, एयर पॉल्यूशन का इशू है, तो अब हमें क्या कराची को इस तरह से देखना होगा कि दुनिया के सबसे 5वें नंबर पर गंदे तरीन शहर में कराची का शुमार होने लगे। तो ये हमारे हमारे लिए और हम कराची वालों के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि इस तरह से कराची की जो रैंकिंग है वो की जा रही है। वाक़ई सर, मैं बिल्कुल इस बात से भी इत्तेफ़ाक करती हूँ कि ये हमारे लिए बहुत अफ़सोस का मकाम है कि कराची जो है वो वर्ल्ड की रैंकिंग में जो है वो 5th नंबर पे आ रहा है, पॉल्यूशन के हवाले से या माहौलियाती आलूदगी के हवाले से अगर कहा जाए तो। और इसी के साथ-साथ आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसा हम अभी बात कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले वक़्तों में ऐसी किसी भी सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए या इस सैलाब से बचाव के लिए कोई हुकूमती स्ट्रैटेजी तैयार की गई है? और क्या कोई इक़दामात ऐसे हैं इस हवाले से जो आप हमारी लोगों की रहनुमाई के लिए बताना चाहते हैं, जो उन्हें हेल्प कर सके, या कोई भी ऐसी प्रिकॉशंस जो वो ले सकें? और आप इस हवाले से थोड़ी इस क्वेश्चन पे, सवाल पे थोड़ी रोशनी डालना चाहेंगे? देखिए हुकूमत की तरफ से पहले भी कोई तैयारी नहीं थी, अभी भी कोई तैयारी नहीं है और मुझे आगे ऐसी कोई तैयारी अभी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। अगर हम कराची के एनवायरमेंटल इश्यूज़ की बात करें, प्रॉब्लम्स की बात करें, चाहे वो नेचुरल हो या एंथ्रोपोजेनिक हो, यानी कि मैन मेड क्रिएट किए हुए हों, तो ये इतना आसान नहीं है कि आप इतनी जल्दी कराची की इन तमाम चीज़ों को सॉल्व कर सकें। और मैं समझता हूँ कि इसमें हम मज़ीद 25 साल पीछे चल रहे हैं। ये काम हमें 25 साल पहले हम इस तरह की सूरत-ए-हाल में नहीं बैठे होते। हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है और हमारी गवर्नमेंट भी बिल्कुल हमारी तरह है। कहते हैं ना, जिस तरह की कौम होती है उस तरह के हुक्मरान होते हैं। जब हमारे ऊपर कोई आफ़त आती है, तब हम उस चीज़ के लिए प्लानिंग करते हैं, उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं और जब वो चीज़ गुज़र जाती है, तो हम भूल जाते हैं कि हमने किस-किस तरह की किस-किस तरह के डिज़ास्टर से हमने सामना किया था और हम फिर अपनी गार्डन में कचरा फेंकते हैं। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी गाड़ियों में से हर रोज़ डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स बाहर नहीं निकलते। हम में से कितने लोग हैं जो कचरे को जलाते नहीं हैं। और रही बात नालों की सफाई की, तो हमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नालों में कचरा फेंकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इन तमाम चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और नालों की सफाई के ऊपर जितनी ज़्यादा बात की जा रही है, मैं समझता हूँ नालों की सफाई एक फैक्टर है, उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बारिशों के टाइम पर सड़कें भी तामीर की जा रही होती हैं और फिर उन सड़कों का बहुत बुरा हाल हो जाता है। जो हमारी शाराएँ हैं, वहाँ पर पानी हमें खड़ा हुआ नज़र आता है और उसके साथ-साथ सॉलिड वेस्ट हमें तैरता हुआ नज़र आ रहा होता है। हमारे यहाँ पे जो लोग हैं वो इस चीज़ को बहुत सीरियस नहीं लेते और बहुत सारी वैरायटी ऑफ डिसीज़ेज़ का शिकार हो जाते हैं गंदा पानी पीने की वजह से। हमारे यहाँ पे प्रॉपर सीवरेज की लाइन्स का जो सिस्टम है वो बहुत ही पुराना है। इन तमाम चीज़ों को गवर्नमेंट के लेवल पर ठीक करने की ज़रूरत है और इन तमाम चीज़ों को अगर आज से ठीक किया जाए, तो 2030 वो करने के काबिल होंगे। लेकिन उन 10 सालों में क्या स्टेटस होगा? उन 10 सालों में हमारे पास अल्टरनेट सोर्सेज़ क्या होंगी? ये एक बहुत सीरियस कंसर्न है और ख़ास तौर पे कराची वालों के लिए। गवर्नमेंट को मैं समझता हूँ कि बैठकर बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग की ज़रूरत है और अगले 50 साल की प्लानिंग के लिए हमें मज़ीद 10 साल दरकार होंगे। यानी कि अभी इन 10 सालों में अगर हमारे पास इस तरह के डिज़ास्टर्स आते हैं और इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो हमें
उससे भी निपटना होगा और हमें इस तरह की चीज़ों की तैयारी जो है वो करनी होगी। जल्दी। और इस तरह के वाटर के लिए जो स्ट्रॉन्ग वाटर की लाइन्स होती हैं, उसके लिए हमें प्लानिंग करने की ज़रूरत है। हमें अल्टरनेट ऑप्शंस पर जाने की ज़रूरत है। हेलो? बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैंने आपकी पूरी मुकम्मल बात सुनी और मैं बिल्कुल इस बात से भी इत्तेफ़ाक करती हूँ कि हमें ये जैसे इमरान खान ने कहा है या दावा किया है कि 3 साल में मैं कराची का नक्शा बदल दूँगा और वज़ीर आज़म जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब उन्होंने ये इस तरह दावा किया है। तो आपको क्या लगता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर या जैसे हमारी सड़कें टूटी-फूटी हैं या जिस तरह का सीवरेज का निज़ाम जो है या जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बैठा हुआ है, सीवरेज की लाइनें बैठी हुई हैं, लोगों के घरों में अभी भी बारिश का पानी जमा है, सड़कों पर पानी जमा है, लोगों के घरों में पानी है, तो हम इससे किसी तरह निपट सकते हैं, हम गवर्नमेंट के साथ अगर उनका साथ दें, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि कोई इस तरह का रास्ता जो हम अवाम जो है वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो है वो कोई रास्ता इस तरह का निकाल सकती है, कोई आपको सोल्यूशन नजर आता है बिकॉज टेक्निकली साइंटिफिकली आपको लगता है कि ये पॉसिबल है कि अगर हम, क्योंकि ये तो वाकई में आपने सही कहा कि हमारी आदत इतनी खराब हो गई है, गाड़ियों का से निकलने वाला धुआं, पॉल्यूटेंट्स जितने हैं, नदी नालों में जितना कचरा है, इतना इंतहा से ज्यादा कचरा जमा है, नदी नालों में गटर की सफाई नहीं हुई हुई है, रोडें जो है वो बारिश करीब होती है, रोडें बनना शुरू भी होती हैं, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं होते, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं तो वो और पानी वहां खड़ा हो जाता है। इस सब से जो आवाम को परेशानी होती है, तो आपको क्या लगता है ये हम किस तरह जो है वो एक, अगर आपसे कहा जाए कि कोई सोल्यूशन या कोई एक अपनी तरफ से आप छोटा सा जो है वो प्रपोजल या देना चाहें इस चीज को निपटने के लिए, इस चीज का सामना करने के लिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, कोई भी चीज़ फ़ौरन तो नहीं हो सकती। इमरान खान साहब जो हैं वो अगर 3 साल का टाइम दे रहे हैं, तो उस 3 साल में मैं ये समझता हूँ कि चीज़ें थोड़ी-सी लाइन अप हो सकती हैं और फिर मज़ीद उस पर काम करके उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन इन 3 सालों में हम हर चीज़ को बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। हम ट्रांसपोर्ट का सिस्टम ठीक नहीं कर सकते, हम सॉलिड वेस्ट का सिस्टम बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते, हम सीवरेज का सिस्टम बिल्कुल नया कराची में इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते। इन तमाम चीज़ों में टाइम लग सकता है क्योंकि कराची शहर कोई छोटा सा शहर नहीं, कराची शहर बहुत बड़ा शहर है और यहाँ की आबादी भी ज़्यादा है। जिस तरह से ये जहाँ पर मसाइल है उस तरीके से यहाँ आबादी में भी इजाफा हो रहा है और जितने ज़्यादा लोग यहाँ पर आबाद हैं, मसाइल उतने ही ज़्यादा हैं। कराची शहर के ऊपर उतना ही ज़्यादा लोड आ रहा है। तो इन 3 सालों में जो प्रेज़िडेंट इमरान खान ने बात की है, इन 3 सालों में हम किसी हद तक कराची को ट्रैक पर ला सकते हैं जिस पर हम इन तमाम कामों को स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि अभी एक काम को स्टार्ट किया जाएगा तो दूसरा काम जो है वो सामने निकल कर आएगा। तो सीवरेज के पानी से लेकर ड्रिंकिंग वाटर से लेकर इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर से लेकर सॉलिड वेस्ट, एयर पॉल्यूशन, इन तमाम चीज़ों को हल करने के लिए अगर आज से इकदामात किए जाएँ तो कमोबेश 10 साल लगेंगे। इसमें सबसे मुश्किल तरीन जो मरहला है, जो सबसे मुश्किल काम है, वो लोगों को अवेयरनेस देना है। लोगों को इस चीज़ के लिए तैयार करना क्योंकि लोगों को ये मसाइल जो है उस वक़्त समझ में आते हैं जब उनके ऊपर इस तरह का कोई आफ़त जो है वो आकर टूटता है। तो सबसे मुश्किल तरीन काम कराची में ख़ास तौर पर अवेयरनेस देना है क्योंकि लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते हैं। कितनी जानें नुकसान हो गई, कितने ज़्यादा हम बन रहे हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें अपना लाइफ़स्टाइल जो है वो ठीक करने की ज़रूरत है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो है वो गटर लाइन डालना शुरू कर दें, हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर खुदाई शुरू कर दें, हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर नालों की सफाई शुरू कर दें। लेकिन हम गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं और बजाय इसके कि हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करें, हम गवर्नमेंट का साथ दे सकते हैं। इसके लिए अगर फंड्स हमारे पास कम है तो जो लिमिटेड फंड्स हैं, जो हमारे हॉट स्पॉट एरियाज हैं, जहां पर सबसे ज्यादा इश्यूज हैं, सबसे ज्यादा इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पहले वहां पर इस तरह के कामों को ठीक करने की जरूरत है। इदारों के साथ अवाम का मिलकर काम करना कि इससे बेहतर कोई हल हो नहीं सकता। रही बात टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू की, तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं। हम इस पानी को स्टोर कर सकते हैं, हम इस पानी को ट्रीट कर सकते हैं, हम सॉलिड वेस्ट से इकोनॉमी जनरेट कर सकते हैं
और फिर उस इकोनॉमी को हम कराची के ही मसाइल हल करने में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कराची के लिए मैं एक बात कहूंगा कि कराची इस वक्त जितना रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है उस पर बहुत बात की जाती है। आप कराची में जितना ज्यादा पैसा लगाएंगे, कराची के ऊपर जितना ज्यादा काम करेंगे, कराची उतना ज्यादा आपको जो है वो रेवेन्यू जनरेट करके देगा। और जो भी कराची में कंस्ट्रक्शन का काम हो, जो भी डेवलपमेंट्स के काम हो, जिस तरह का भी कराची में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा, कराची से उसको प्रॉफिट ही मिलेगा, लॉस नहीं होगा। तो हमें अब ये फैसला करने की जरूरत है कि हम हमारे पास जो बजट है, हमारे पास जो फैसिलिटीज हैं, हमारे पास जो इदारे हैं, उनके पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। उन ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए, उनको अपग्रेड करते हुए हमें इन मसाइल को भी हल करने की जरूरत है और लोगों को कॉर्पोरेट करने की बहुत ज्यादा इसमें जरूरत है, बजाय इसके कि आम आदमी जो है वो इसमें मुजाहमत पैदा करे। इसके अलावा न्यूज चैनल जो है, हमारा जो मीडिया है, वो इसमें बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है, बजाय इसके कि वो डिफरेंट पार्टीज की बयानबाजियों को दिखाए, वो इस चीज को हाईलाइट करे जिससे लोगों में अवेयरनेस पैदा हो। कि बजाय इसके कि वो इस चीज को हाईलाइट करे कि पिछली हुकूमत ने क्या किया, पिछले 50 सालों में क्या हुआ। हमें अगले 50 साल को देखना है। अगर हम पिछले 50 साल का ही रोना रोते रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमें अगले 50 साल की प्लानिंग या 100 साल की प्लानिंग करनी चाहिए, जिसके लिए हमें कम से कम 10 साल का अरसा जो है वो दरकार होगा। सही सर, बिल्कुल आपने ये बिल्कुल सही कहा। और सर इसके साथ-साथ मैं क्योंकि हमारा जो प्लेटफ़ॉर्म है पाकिस्तान ग्रीन फ़ोर्स का, वो प्लांटेशन से रिलेटेड है। प्लांटेशन को प्रमोट करने के लिए है, एफ़ॉरेस्टेशन को प्रमोट करने के लिए है एनवायरनमेंट में। तो आप इस टॉपिक पे थोड़ी रोशनी डालें कि क्या ये प्लांटेशन किसी तरह रेन अट्रैक्ट करती है, या हम किसी तरह अर्बन प्लांटेशन को अर्बन फ्लडिंग से रिलेट कर सकते हैं? क्या अर्बन प्लांटेशन का अर्बन फ्लडिंग के पीछे कोई हाथ है? क्योंकि बहुत सी जगह पे ये कहा जा रहा था कि जब बारिश ही नहीं हो रही थी तो दरख्तों को कसूरवार ठहराया जा रहा था कि पिछली हुकूमत ने ऐसे दरख्त लगा दिए हैं जिससे बारिश नहीं हो रही। फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जब ये अपनी दरख्त लगाने की मुहिम मिलियन ट्रीज वाली स्टार्ट करी, तो उसके बाद कहा जा रहा था कि कराची में जो है, जबकि मैं यहाँ पे ये ज़रूर बताती चलूँ कि अभी भी अगर हम कराची का या ओवरऑल पाकिस्तान का मैप देखें तो ग्रीनरी के हवाले से ऐसी कोई ख़ास ग्रीनरी नहीं है। ख़ास तौर पे जो प्रोविंस हमारा सिंध है, इसके अंदर पंजाब की साइड में तो फिर बेहतर सूरत हाल है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, ग्रीनरी के हवाले से भी इन्वायरमेंट बेहतर है। लेकिन आप सिंध या पर्टिकुलरली कराची के ऊपर प्लांटेशन, अर्बन प्लांटेशन को अर्बन फ्लडिंग से आप रिलेट कर सकते हैं? कोई कनेक्शन है इसका, या ये सब ऐसी अफवाहें हैं जो सर्कुलेट करती हैं? देखिए, ये अफवाहें और ये बातें और एक लेमैन की लैंग्वेज, इन तमाम चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो साइंटिफिक फाइंडिंग्स होती हैं, साइंटिफिक रिसर्चेज होती हैं, जो कि मैं समझता हूँ दूर रहती हैं। मैंने किसी चैनल पे ये बात भी कही थी कि गवर्नमेंट को डिसीजन मेकिंग स्टेप्स में इन साइंटिफिक स्टडीज को भी सामने रखना चाहिए। जो आपने अभी बात की कि प्लांटेशन का कोई ताल्लुक बनता है, बिल्कुल ताल्लुक बनता है, लेकिन साइंटिफिक स्टडीज और एनालिसिस के बाद ही हम कोई हतमी बात ये कह सकते हैं। सिर्फ ऐसे कह देना कि फलाना फलाना हुकूमत ने वो पौधे लगा दिए तो उसकी वजह से बारिशें नहीं हो रही, और अब इमरान खान ने पौधे लगा दिए तो बहुत ज्यादा बारिशें हो रही हैं, ये सारी मैं समझता हूँ कि नॉन साइंटिफिक और जाहिलियत वाली बात मैं कहूँगा। अगर इस पर कोई साइंटिफिक स्टडीज एग्जिस्ट करती हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर कोई बात की जा सकती है। तो लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जो फिनोमेना आपको नजर आ रहा है, ये इट इज बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट प्रिडिक्शन जो है वो की गई हैं। मैंने जो मॉडल्स क्लाइमेट चेंज के डेवलप किए थे अपने थीसिस में, पीएचडी के थीसिस में, उसमें हमने ये प्रिडिक्ट किया था कि 2010 से 2020 के दरमियान ड्राई स्पेल होगा, मैक्सिमम ड्राई स्पेल होगा, ना होने के बराबर बारिशें होगी, लेकिन उसके बाद बारिशों का एक सिलसिला शुरू होगा जो अगले 5 से 8 सालों तक जारी रहेगा। तो अब इस पर प्लांटेशन होना या ना होना वो एक अलग फिनोमेना है। क्लाइमेट चेंज क्योंकि एक नेचुरल डिजास्टर है, एक नेचुरल फिनोमेना हो रहा है, लेकिन मैन मेड एक्टिविटीज जो हैं वो उसको और ज्यादा इंटेंसिफाई कर रही हैं, और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो क्लाइमेट चेंज के हमें नजर आ रहे हैं। पौधे बिल्कुल लगाने चाहिए, अर्बन फ्लडिंग को रोकने में भी
बहुत सारे पौधे जो हैं वो अहम किरदार अदा करते हैं। सैलाबी सूरत हाल से बचाने के लिए हम कोस्टल एरियाज में मैंग्रोव्स को लगा सकते हैं। लेकिन इन तमाम पौधों को लगाने से ज़्यादा मेरा जो एक पुराना मैसेज है जिसमें हर प्लेटफ़ॉर्म पर जो है वो शेयर करता हूँ कि पौधे लगाने से ज़्यादा आप उनको ओन करें। आप बेशक कुछ हज़ार पौधे लगाएँ, लाखों करोड़ों पौधे ना लगाएँ, लेकिन उन कुछ हज़ार पौधों को आप ओन करें। बहुत सारी प्लेसेस मेरी नज़रों के सामने कराची शहर में भी और सिंध में भी गुज़री हैं अभी कि 14 अगस्त पे वहाँ पर पौधे लगाए गए और आज उनका नामो-निशान नहीं है या वो पौधे तबाह-बर्बादी का शिकार हो चुके हैं। तो मैं ये बात बार-बार कहना चाहूँगा कि आप बेशक 1 पौधा लगाएँ या 1000 पौधे लगाएँ, जितने भी आप पौधे लगाएँ उसकी देखभाल करें, उसको ओन करें और उस वक़्त तक उसको उसका पीछा ना छोड़ें जब तक वो एक तनावर दरख्त ना बन जाए। तब जाकर आपको उसका फ़ायदा होगा और आपका पौधे लगाने का मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट आप बेशक करें, प्लांटेशन को आप प्रमोट करें, लेकिन उसके साथ-साथ इस बात को भी प्रमोट करें कि हमें इन पौधों को ओन करना है और इन ऐसे पौधे लगाने हैं, उसपे भी हमने स्टडी करनी है, उसपे भी हमने साइंटिफिक रिसर्चेज़ देखनी है, उस पर भी हमने एक्सपर्ट्स की हेल्प लेनी है। ये नहीं है कि किसी हुकूमत को कोई पौधे मिल गए, किसी ने कहीं से कोई पौधे दे दिए, वो हमने किसी भी जगह पर लगा दिए। इन तमाम एक्सपर्ट्स को, साइंटिफिक स्टडीज़ को देखते हुए और जिस एरिया में आप पौधे लगा रहे हैं, उस एरिया का बगौर जायज़ा लेकर फिर वहाँ पर लोकल स्पीशीज़ जो भी आप समझते हैं कि वहाँ पे ज़रूरी है, उसको लगाने की ज़रूरत है, ना कि अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी चीज़ उठाकर यहाँ पर जो है वो लगाना शुरू कर दें। इससे मौसम में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और ज़ाहिर-सी बात है जब मौसमी तब्दीली में फ़र्क पड़ेगा, तो आपको मौसम बड़ा डिफरेंट नज़र आएगा। लेकिन ये बात कहना कि पहले पौधे नहीं थे, उसकी वजह से बारिशें नहीं हो रही थी और अब कुछ पौधे लग गए, तो उसकी वजह से बारिश हो गई, ये इर्रेलेवेंट बात है। इस तरह की बात मैं नहीं समझता कि कोई एग्ज़िस्ट करती है। हाँ, लेकिन इसका इम्पैक्ट अगर आज हम पौधे लगाएँगे, तो इसका इम्पैक्ट हमें अगले 3-4 सालों में नज़र आएगा। इम्पैक्ट भी फ़ौरन नहीं आएगा, पॉज़िटिव इम्पैक्ट भी हमें नज़र आएगा और अगर हमने फिर से वही हेरा-फेरी की, तो फिर हमें नेगेटिव इम्पैक्ट जो है, इससे ज़्यादा बुरा नज़र आएगा। सही, तो सर आपके जवाब से ही मैं अपना दूसरा जो सवाल है वो करना चाहूँगी कि जैसे आपने स्पीशीज़ का ज़िक्र करा कि स्पेसिफिक स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की जो हमें प्लांट करनी चाहिए और ऐसे नहीं कि किसी ने कोई पकड़ा दिया कोई जो है वो एड में हो गया, किसी ने ड्राइव स्टार्ट कर दी बगैर किसी इंफॉर्मेशन के या बगैर किसी टेक्निकल नॉलेज के, एनवायरमेंटल नॉलेज के। तो आप बताना चाहेंगे जैसे हमारी ये जो प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान ग्रीन फोर्स का, इससे एसोसिएटेड बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्लांटेशन ड्राइव्स और एनवायरनमेंट को ओवरऑल इम्प्रूव करने की कोशिश में गामजन हैं, अपना किरदार अदा करते हैं, उसे ओन करते हैं, कराची को ओन करते हैं। तो आप इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे अगर आप से पूछा जाए कि अवेयरनेस इस हवाले से दी जाए कि कोई ऐसी स्पीशीज जिनका आपको अंदाजा हो, आपको मालूमात हो, आप बताना चाहें हमारी जो लेमैन है जिनको अवेयरनेस ही नहीं है, तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी स्पीशीज हैं, कौन सी ऐसी प्लांट्स हैं जो लोग अपने, क्योंकि हर कोई तो इतने बड़े लेवल पे नहीं कर सकता, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कौन सी वो स्पीशीज हैं या कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो हम अपने घरों में, बैल्कनीज होती हैं, लोगों के बैकयार्ड्स होते हैं, लोग जो हैं वो गार्डनिंग के शौकीन होते हैं, तो कौन सी ऐसी स्पीशीज है जिनको हमें प्रमोट करना चाहिए, जिन्हें हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करनी चाहिए? देखिए, बहुत सारी लोकल स्पीशीज़ हैं हमारे पास, हम नीम को इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम ट्रीज़ हम लगा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास रात की रानी है, दिन का राजा है, इस तरह के हमारे पास प्लांट्स हैं। हम इन प्लांट्स को जो है वो लगा सकते हैं। इसके अलावा वैरायटी ऑफ डिफरेंट प्लांट्स हैं, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लोकल लेवल पर बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो बहुत जल्दी से ग्रो होते हैं। हम जैसे रोज़ है और इस तरह के और भी जो प्लांट्स हमें मिलते हैं, हम उसको भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और रही बात पाकिस्तान ग्रीन फ़ोर्स की, तो पाकिस्तान ग्रीन फ़ोर्स के बारे में मेरे पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी सारी हाँ, डिस्कशंस भी हमारे पाकिस्तान ग्रीन फ़ोर्स वालों से जो हैं वो होते रहते हैं। तो सबसे अच्छी बात मुझे जो पाकिस्तान ग्रीन फ़ोर्स की लगती है वो ये कि कोई भी काम करने से पहले ये उस चीज़ को
साइंटिफिकली जो है उसको जज करते हैं, और जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे भी जो राय लेते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये चीज़ें मैं बाकी जगहों पे नहीं देख रहा होता हूँ। तो और इस स्टेप पर जो पाकिस्तान ग्रीन फ़ोर्स में जो लोग काम कर रहे हैं वो बहुत हैं, और मैं यंगस्टर्स के लिए हमेशा एक बात ये कहता हूँ कि ये यंगस्टर जो हैं ये गेम चेंजर हैं। ये यंगस्टर जो हैं वो रेवोल्यूशन ला सकते हैं, और हमारी जो यूथ है पाकिस्तान की, जो कि माशाल्लाह से आबादी के लिहाज से अगर हम देखें तो मोर देन 60% हमारी यूथ है। तो ये यूथ ही तो है जो अहम किरदार अदा कर सकती है। अब चाहे हम लाख बुरे हों, चाहे हम में लाख खराबियाँ हों, लेकिन मैं एक बात जो अक्सर करता हूँ कि ठीक है, हम इस तबाह-बर्बादी के 100% तो ज़िम्मेदार नहीं हैं। हमसे पिछली जनरेशन ने जो पॉल्यूशन फैलाया, जो प्लांटेशन के ऊपर उन्होंने जो भी कॉम्प्रोमाइज़ेज़ किए, जिस नहज पे हमें लाकर पहुँचा दिया, हम कम से कम अ, इतने बुरे हैं कि हम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसको सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पर लाख इल्ज़ामात हैं कि हम सोशल मीडिया बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन आप देखें इसी सोशल मीडिया के ज़रिए कितनी ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जा रही व्यूवर्स, मुझे लगता है कि डॉक्टर आमिर आलमगीर साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, और शायद कोई टेक्निकल वजूहात की वजह से जो है वो हमारे साथ इस लाइव सेशन से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। लेकिन जैसे कि डॉक्टर आमिर आलमगीर साहब बता रहे थे कि कराची की सूरत हाल इतनी ख़राब कर चुके हैं, जो हमारी पिछली नस्लें थी, या जो हमारी जनरेशन थी, जो हमसे पहले आने वाले लोग थे, उन्होंने इतनी ख़राब कर दी है। और कराची ऐसा नहीं है कि कोई मैजिक वॉन्ड होगा और कराची की सूरत हाल जो है वो पलक झपकते चेंज हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी, बेहतरी आ जाएगी। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, और हमें इसके लिए जो है वो कोशिश करती रहनी चाहिए बेहतर से बेहतर करने की। कराची को सबसे बड़ी बात, जैसे कि डॉक्टर साहब भी हाईलाइट कर रहे थे, कि जो है वो 60% हमारी यूथ है। तो यूथ से मैं इस वक्त ख़ास तौर पे मुखातिब हूँ कि जैसे कि डॉक्टर साहब भी जानते हैं और हम सब ये जानते हैं कि यूथ में जितना पोटेंशियल है, जितनी यूथ जो है वो यूनिटी के साथ हमारी स्टैंड लेती है बाकी सोशल इश्यूज़ के ऊपर, वैसे ही कराची में अर्बन फ्लडिंग और कराची का जो निज़ाम इतना ख़राब हो चुका है, उसको किस तरह बेहतर बनाना है, और उसके लिए क्या एक्टिविटीज़ या कौन-सी ऐसी सरगर्मियाँ हैं जो हम अपनी डेली लाइफ़ में शामिल कर सकते हैं, उनको जो है वो हमें उन पे गौर करना चाहिए ख़ास तौर पर। और हमें कराची को सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर साहब भी बताते हुए गए कि हमें ओन करना है कराची को। जब तक हम कराची को ओन नहीं करेंगे, तब तक हम उसके मसले सॉल्व नहीं कर सकते। हम कितने ही जो हैं वो ड्राइव्स कर लें, जब तक कितने ही हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर लें, कितनी ही बड़े लेवल पे रिसर्चेस हो जाएं,
लेकिन जब तक उन रिसर्चेस के ऊपर साइंटिफिक टेक्निक्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, तब तक जो है वो कराची का जो निज़ाम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जो खास तौर पे कराची का सीवरेज का निज़ाम है कि डिफेंस और सरजानी या मतलब जितने ये जो हम कहा जाता था कि लो लाइंग या फ्लडिंग एरियाज जिनको कहा जाता है, जो हॉट स्पॉट्स हैं फ्लडिंग के हवाले से जिन्हें कहा जाता है, तो उनको उनका जो हाल है वो एक सा है। आप किसी भी कराची के इलाके में चले जाएं, कहीं ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ की सूरत हाल बेहतर है और फला जगह की कराची में जो है वो सूरत हाल बेहतर है, क्योंकि एक तमाम पूरे कराची का ही निज़ाम बैठ चुका है। लाइंस जो है वो इतनी पुरानी हो चुकी हैं और इस सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए अगर हमें आइंदा आने वाले वक्तों में देखा जाए तो हमारे पास कोई हुकूमती स्ट्रैटेजी या कोई ऐसा रोल या ऐसा काम नहीं है जो हम कर सकते हैं। कोई ऐसे इकदामात हमारे पास फौरी इकदामात नहीं है करने के लिए, अलावा के अभी तो इंक्रोचमेंट्स चल रही हैं, इंक्रोचमेंट प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो और इसके अलावा जो है वो अभी बस हुकूमती दावे ही हमारे सामने हैं। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि ये सिर्फ हुकूमत को ब्लेम गेम का काम तो है ही नहीं कि हम सिर्फ ब्लेम करें या पिछली हुकूमतों को या अभी करंट अपनी हुकूमत को ब्लेम करें। इससे काम नहीं बनने वाला कराची का, इससे कराची के हालात नहीं संवर जाएंगे, इससे कराची नहीं बेहतर हो जाएगा। वो 30 साल में भी बेहतर नहीं होगा जब तक कि हम कराची को ओन नहीं कर लेते। तो और मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब ने हमें वापस से ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब, हम सुन सकते हैं? शायद डॉक्टर मुनक़ता हो गया था। तो मैं यहाँ पर भी यही बात दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि हमें ओन करने की ज़रूरत है उन तमाम पौधों को, कराची शहर को, ताकि इस तरह की सूरत हाल हमें कम से कम नज़र आए। और बहुत ज़्यादा पौधे लगाने के बजाय अगर आप सिर्फ कुछ पौधों को लगाकर ओन कर लें, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि जितने पौधे पिछले 7-8 सालों में लगाए गए हैं, तो मैं समझता था कि हर कदम पे पाकिस्तान के हर कदम पे एक पौधा जो है वो मुझे नज़र आएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। तो इसका मतलब है कि जो पौधे लगाए जा रहे हैं, जो प्लांटेशन ड्राइव्स की जा रही हैं, उसमें सिर्फ पौधे लगाए जा रहे हैं। उन पौधों का क्या स्टेटस है, वो कितने तैयार, अगर आप कोई कॉम्पिटिशन रख दें, लोगों को पार्टिसिपेशन और इसके अलावा लोगों को अवेयरनेस दें, जो कि सबसे मुश्किल काम है। तो इससे इससे बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज आ जाएगा। हर महीने या हर हफ्ते का मैम सायरा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आप अपने कुछ सवालात जो आप पेश करना चाहें, कुछ अपनी कीमती राय से हमें आगाह करना चाहें, कुछ हमें हमारे लिए रहनुमाई फरमाना चाहें, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगी? हेलो। जी, मोहम्मद एहरार साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी, जी, मैं मौजूद हूँ।
अच्छा, तो एरआर साहब, आप जो हमारी करंट डिस्कशन चल रही है, रीज़न बिहाइंड अर्बन फ्लडिंग एंड प्रिकॉशंस, तो इसके ऊपर आप भी अपनी कोई कीमती राय से हमें आगाह करना चाहेंगे, कोई कीमती राय जो हमारे लिए हो, और आपका इस सूरत हाल पे, कराची की सूरत हाल पे, सैलाबी सूरत हाल, और जो कराची में तबाहकारियाँ हुई हैं, इसके हवाले से आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो मैं सर आमिर डॉक्टर आमिर आलमगीर का सारी बातें सुन रहा था, और उन्हीं को मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने जो फरमाया सही फरमाया था। देखें, हुकूमत जो है ना, वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, और ताकि कचरा जो है वो जब बाहर कचरा कुंडी में आता है तो वहाँ से वो उसको उठा के जो डंप साइट है, या जो हमारी डंपिंग साइट कहलाती है, जो उसके अंदर वो मुंतकिल करती है। लेकिन वहाँ तक पहुँचाने की जिम्मेदारी जो होती है वो आवाम की होती है। अब फॉर एग्जांपल, मैं घर के अंदर से कचरा मतलब मैं निकालता हूँ, और उसको जाके कचरा कुंडी या किसी सेफ साइड की जगह फेंकने के बजाय मैं नाले में फेंकूंगा, मैं सड़क पे फेंकूंगा, मैं और इधर उधर अपनी गली के कोने पर रख कर आ जाऊंगा, तो इस तरह की सूरत हाल तो फिर बननी ही बननी है। अब आप देख लें कि आपके सामने था कि जब अभी हालिया बारिशों के बाद जो सड़कों का हाल था, जो नाले थे, जो मेन नदी के अंदर डंप होते थे, वो सारे के सारे चौक हो चुके थे। और तो पानी जो था फिर वो कहाँ जाएगा, वो सड़कों पे रहेगा। इसके अलावा आपने देखा है कि जो नाजायज तजावुजात बन गई हैं, नालों के ऊपर घर बना दिए गए हैं, तो नाले को रास्ता ही नहीं मिलता कि वो अपनी जगह बना के अपनी जगह बनाए, और मतलब वो नदी तक पहुंच सके। और उसके लिए सबसे बड़ी जो हर्डल वो बनती है, वो ना, वो घर बनते हैं, वो अपार्टमेंट्स बनते हैं जो कि नाले के ऊपर तामीर किए गए हैं। और उसकी वजह से आपने हालिया दिनों में देखा कि काफ़ी लोगों की अमवात और इस हादसे की तरफ वजह से हुई है, जिसके अंदर हमारे खुद एक स्काउट के बंदे थे, हसन रिजवी अब्बास शाह, उनके अंदर जो नाले के अंदर वो रेस्क्यू करते हुए उस सैलाबी रैली के जद में आ गए। और इस तरह की हर चीज़ें बहुत होंगी। सीधी सी बात है, इसके ऊपर अगर किसी को ब्लेम किया जाए तो वो इंसान खुद है। अगर जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, कभी भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि हम आगे की तरफ अच्छे से बढ़ सकते हैं। हुकूमत के साथ मिलकर अगर हम चलेंगे तो ही चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। जब तक हम ये देखते रहेंगे कि हुकूमत क्या करेंगी, वो उसका काम है कचरा साफ करना, उसका काम है नाले साफ करना, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। ये सिर्फ कराची में क्यों है, बाकी सिटीज़ के अंदर भी तो बारिश होती है। इस्लामाबाद में होती है, नॉर्दर्न एरियाज में अंदर बारिश होती है, वहाँ भी नाले मौजूद है, वहाँ भी सब कुछ मौजूद है। लेकिन वो कभी चौक नहीं होते, वो कभी वहाँ पे अर्बन फ्लडिंग नहीं होती उन शहरों में। ये सिर्फ कराची में ही क्यों है? दरअसल यही है कि हम अभी फ़िक्री तौर पर और नज़रियाती तौर पर तैयार ही नहीं है। हमारी वो अवेयरनेस ही नहीं मिली हुई हमें, हमारी वो सोच ही नहीं है कि कचरा हमारी ज़िम्मेदारी है। हम कचरे को दूसरे की ज़िम्मेदारी समझते हैं। हम यहाँ पर हर चीज़ को दूसरे की ज़िम्मेदारी समझते हैं और अपने आप से उसको हटा देते हैं, जिसकी वजह से ये नुकसानात हमारे सामने आते हैं। जी। बिल्कुल सही कहा आपने एरार साहब, मैं बिल्कुल इत्तेफ़ाक करती हूँ आपकी बात से। और हमारे साथ डॉक्टर आमिर आलमगीर साहब मौजूद हैं। उनका राब्ता मुनक़ता हो गया था, लेकिन वो वापस आ गए हैं, हमारे साथ लाइन पे कनेक्ट हैं। और मिस सायरा नकवी, हमारी पाकिस्तान ग्रीन फ़ोर्स की अ, एडिटर, बहुत मशहूर एडिटर, न्यूज़पेपर्स में इनके ब्लॉग्स, इनके आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, उनको भी मैं लाइन पे लेना चाहूँगी। और उसके बाद डॉक्टर साहब, आपकी तरफ मैं सवाल करना चाहूँगी। तो डॉक्टर साहब, आप मुझे प्लीज़ इस बात से थोड़ी रोशनी डालें इस बात पे कि जो क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि ये सिर्फ अर्बन फ्लडिंग के ऊपर तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज या जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं, उसमें एक बड़ा जो फैक्टर कहा जाता है, जो माना जाता है, वो पोल्यूशन और हमारी वेस्ट, सॉलिड वेस्ट की लैंड साइट्स ना होने के लिए, डंपिंग साइट्स ना होने की
वजह करार दी जाती है, और लोगों में खास तौर पे अवेयरनेस ना होना। जितनी भी डंपिंग साइट्स हैं, जैसे कि एहरान ने भी हाईलाइट किया कि गली के कोने पे कचरा फेंक देना और प्रॉपर डंप करने के बजाय, जैसे अभी कोरोना का बहुत फैला हुआ है सब कुछ, सिचुएशन सबके सामने है, पैंडेमिक है पूरे वर्ल्ड में, तो मास्क भी अब जो है वो देखा जा रहा है कि ओशंस में डंप किए जा रहे हैं, और फिशर मैन जब भी जाते हैं तो उनके नेट में जो है वो फिशेस से कम जो है वो फिशेस कम होती हैं, और मास्क ज़्यादा निकल रहे हैं, जो कि सिर्फ वाइल्ड लाइफ, मतलब सिर्फ हमारे वाटर को या हमारे ओशंस को पोल्यूट नहीं कर रहा, लेकिन हमारी वाइल्ड लाइफ के लिए भी बहुत नुकसानदेह। और सिर्फ ये बात सिर्फ ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए नहीं है, या इन्वायरमेंट में सिर्फ ह्यूमंस नहीं आते, एनिमल्स भी उतना ही लिविंग पार्ट हैं हमारे इन्वायरमेंट का, जो हमारी फूड चेन भी बनाते हैं, और जैसे कि डॉक्टर साहब इस पे मजीद हाईलाइट भी करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि ये जो पूरी सिचुएशन चल रही है पैंडेमिक की, और ये जो पूरे क्राइसिस की सूरत हाल है, इसमें भी आकर लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि मास्क प्रॉपरली डंप करने हैं, और सिर्फ हम नहीं हैं, दूसरों के बारे में सोचना है, अपने आप से पहले दूसरों के बारे में सोचना है। देखिए, आपने खुद ही बहुत सारी चीज़ों की वज़ाहत करके ये बता दिया कि ये सब चीज़ें आपस में किस तरह से कनेक्टेड हैं या इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है? अब कोरोना की अगर हम एग्ज़ाम्पल दें, तो कोरोना में हम सब लोगों की बहुत सारी अच्छी जो है वो प्रैक्टिस हो गई कि हमें अपनी पर्सनल हाइजीन का ख़्याल रखना है, हमने मास्क पहनना है, हमने हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना है, अच्छे एंटी बैक्टीरियल सोप के साथ जो है वो हमने अपने हैंड वॉश करने हैं। न सिर्फ़ हम इसमें अपना ख़्याल रख रहे होते हैं, बल्कि अपनी फैमिली को भी इस चीज़ के लिए तैयार हमने किया। और मीडिया ने बहुत अहम किरदार अदा किया, गवर्नमेंट ने बहुत अहम किरदार अदा किया, और इस पूरे कोरोना टाइम में हम सब लोगों की बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई। कहने का मकसद ये है कि जहाँ हम कोरोना से किसी हद तक बाहर निकल आए हैं, मुझे ये खबर उस वक़्त ज़्यादा और अच्छी लगती जब हमारे कानों से ये खबर भी गुज़रती कि जिन हॉस्पिटल्स में, जिन जगहों पे जो भी सेंटर्स बनाए गए थे, वहाँ पर जो भी मटेरियल यूज़ हुआ जो कोरोना पेशेंट्स से रिलेटेड था, डॉक्टर्स से रिलेटेड था, जो भी मेडिकल वेस्ट था या बायोमेडिकल वेस्ट आप कहें, उसको कहाँ पर डंप किया गया? उसकी प्रॉपर जो है वो डिस्पोज़ल का क्या सिस्टम था? ये सारी चीज़ें जो हैं, मैं समझता हूँ कि अगर इस पर बहुत ज़बरदस्त काम किया गया है, तो उसको भी सामने लेकर आना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और डॉक्टर्स के साथ-साथ हमें उन लोगों को भी खराज-ए-तहसीन पेश करना चाहिए होगा, अगर इस तरह का वेस्ट और बाकी चीज़ें प्रॉपर्ली जो है वो उसको डिस्पोज़ ऑफ किया गया होगा। लेकिन अगर ये प्रॉपर्ली डिस्पोज़ ऑफ नहीं किया गया है, समुंदरों में डाल दिया गया है, नदी-नालों में फेंक दिया गया है, या किसी कोस्टल एरिया की साइट्स पर इसको रख दिया गया है, तो ये हमारे लिए कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरनाक जो है वो साबित होगा। और रही बात एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की, तो जहाँ मैंने बताया कि हमारे साथ सॉलिड वेस्ट का, वाटर पॉल्यूशन का, एयर पॉल्यूशन का जो मसला हमारे साथ दरपेश है, क्लाइमेट चेंज की बात जो है वो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा फिनोमेना है, नेचुरल डिज़ास्टर है, और क्लाइमेट चेंज का असर हमें उस वक़्त बहुत ज़्यादा फ़ील होता है, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे एनवायरनमेंट के दूसरे इश्यूज़ भी हमारे साथ वाबस्ता हैं, और अब हम हर चीज़ को क्लाइमेट चेंज से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। देखिए, क्लाइमेट चेंज एक लॉन्ग फिनोमेना है, नेचुरल डिज़ास्टर है, पाकिस्तान इस वक़्त 5वें नंबर पर जो है वो क्लाइमेट चेंज की हिट लिस्ट पर आ गया है, बिकॉज़ ऑफ द इल मैनेज्ड पॉलिसीज़, बिकॉज़ ऑफ द बैड प्रैक्टिसेज़। और हमारा लाइफ़स्टाइल, हम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, पौधे ना लगाकर, ये तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वज़ह से क्लाइमेट चेंज और हीट वेव्स हमें नज़र आ रही हैं। लेकिन उसके अलावा अभी भी हमारे लाइफ़स्टाइल में बहुत सी ऐसी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। बहुत सारी जो बायोडायवर्सिटी है वो लॉस हो चुकी है जस्ट बिकॉज़ ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज से हम लड़ नहीं सकते, लेकिन क्लाइमेट चेंज से बचा जा सकता है, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है, और पाकिस्तान को मज़ीद रैंकिंग में बेहतर बनाया जा सकता है। हम टॉप 5 कंट्रीज़ में इस वक़्त शामिल हैं। इस 2015 में मुझे याद है पाकिस्तान 8वें नंबर पर था, तो अब इन 5 सालों में हम 5वें नंबर पर आ गए हैं, तो हमें ऐसी कोई रैंकिंग नहीं चाहिए। हर चीज़ को क्लाइमेट चेंज से कनेक्ट कर देना, मैं नहीं समझता कि ये ठीक होगा। क्लाइमेट चेंज के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी हैं। क्लाइमेट चेंज का ख़वातीन के ऊपर भी जो है वो बहुत ज़्यादा
असर हो रहा है, बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। वी हैव सो मैनी क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिसीजेस, वी हैव सो मैनी क्लाइमेट चेंज डिसेबिलिटीज़, हमें उस तरफ भी देखने की ज़रूरत है। लेकिन इस कोरोना टाइम में जिस तरह से हमने अपने आप को ठीक किया है, हमने अपने आप को अवेयर किया है, मैं समझता हूँ कि उसके साथ-साथ अगर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के ऊपर, एनवायरमेंट के टॉपिक के ऊपर भी अवेयरनेस दी जाती, और अभी भी कोई देर नहीं हुई है, उसी प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करके एनवायरमेंटल अवेयरनेस के ऊपर काम किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं, और ये काम फिर से यूथ जो है वो बहुत बेहतर अंदाज़ में कर सकती है, क्योंकि यूथ के पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं और इसमें ख़वातीन बहुत अहम किरदार अदा कर सकती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों को हल करने के लिए हमें लोगों को तैयार करना होगा, लोगों को अवेयरनेस देनी होगी, उनके लाइफ़स्टाइल को जो है वो चेक करना होगा और उनको इस बात का एहसास दिलाना होगा कि उनकी कौन-सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में इज़ाफ़ा हो रहा है, जिसकी वजह से माहौलियाती आलूदगी बढ़ रही है, और कराची में जो दरपेश मसाइल हमें इतने ज़्यादा महसूस हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा तबाहियाँ हो रही हैं, उसकी क्या वजूहात हैं? हमें इसके जवाबात खुद मिलेंगे। बिल्कुल सर, जहाँ तक हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, हमारी हुकूमत ने कोरोना वायरस से लड़ा है, हमारी अवाम ने जिस तरह किया है, उसे मैं सलूट करती हूँ। लेकिन उसके साथ-साथ जैसे कि अपनी लाइफ़स्टाइल चेंजेस करना और सिर्फ़ अवेयरनेस प्रोग्राम्स चला देने से अवेयरनेस नहीं आ जाएगी, जब तक हम अपने घरों से स्टार्ट नहीं करते, अपने घरों से इम्प्लीमेंट करना नहीं शुरू करते, जब तक मेरे ख्याल से कोई ऐसी तब्दीली कराची में नहीं आ सकती, जब तक हम अपने आप से स्टार्ट नहीं करते। और इसके साथ साथ मैं मैम सायरा से कहूँगी, गुजारिश करूँगी कि उनका कोई सवाल अगर डॉक्टर आमिर आलमगीर साहब के लिए है तो वो भी बिल्कुल अपना सवाल कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, वालेकुम सलाम। जी, आ रही है। जी मैम सायरा, आपकी आवाज़ आ रही है, आप अपना सवाल कीजिए डॉक्टर साहब से। सवाल करने से पहले मैं थोड़ा-सा कुछ अर्ज़ करना चाहूँगी, जो टॉपिक है इसके बारे में कुछ बात करना चाहूँगी। अगर आपके पास वक़्त है तो मुझे इजाज़त दीजिए। ज़रूर, बिल्कुल श्योर मैम ज़ाहिरा, आपके पास वक़्त है, आप बात कर सकती हैं, बिल्कुल अपनी राय से हमें आगाह करें, अपनी कीमती राय से हमें आगाह करें। 2-3 बातें इस मौज़ू के हवाले से मैं करना चाहूँगी। सबसे पहली बात ये कि जो मैं गुफ्तगू सुन रही थी, उससे ही मैंने कुछ नुकात जो हैं वो जमा किए हैं। हम यानी आपसे जो पिछली नस्ल कह लें या प्रीवियस जनरेशन हमें कहा जा सकता है, हमने 2 चीज़ें आप लोगों को नहीं दी, जिसकी वजह से हमें माहौलियाती आलूदगी या मसाइल का ज़्यादा से ज़्यादा सामना करना पड़ा। एक ये कि हमने आप लोगों को किताब नहीं दी, यानी किताबों का मुताला करना हमने आपको नहीं सिखाया, और दूसरा ये कि हमने आपको पौधे लगाना नहीं सिखाया। इसकी वजह से ये हमारा वाक़ई एक कसूर है। डॉक्टर साहब भी ये बात कह रहे थे कि आप लोग जो हम न्यू जनरेशन है वो इस चीज़ को फेस भी कर रहे हैं, और इसके लिए ज़ाहिर है अब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है। दूसरी बात ये कि मैं आजकल ही मैं पढ़ रही थी कराची में अर्बन फ्लडिंग के हवाले से, तो इसमें एक चीज़ रिपोर्ट में ये भी बताई गई थी कि ज़ाहिर है हम लोग टेक्नोलॉजी में इतना आगे जा चुके हैं कि हम फोरकास्ट कर सकते हैं या वेदर प्रेडिक्शंस बता सकते हैं। तो लास्ट ईयर प्रेडिक्ट किया गया था कि कराची में इतनी ज़्यादा बारिश एक्सपेक्टेड है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारी जो गवर्नमेंट है या गवर्नेंस है, इन्होंने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया जिससे कुछ कम नुकसान शायद होता, इतना ज़्यादा ना होता। दूसरा ये कि हमारी जो 2 यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, नेमली पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम,
ये 30 साल से ज्यादा अरसे से यहाँ हुकूमत कर रही हैं और बहुत माजरत के साथ इन्होंने लिसानी बुनियाद पर सियासत को आगे बढ़ाया। इन्होंने कराची के लिए ऐसा कुछ नहीं किया। कराची में जो थोड़ी बहुत ग्रीनरी थी वो इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दी। और मैंने ये भी पढ़ा था कि कराची इज अबाउट टू बी कॉल्ड अ सिटी ऑफ कंक्रीट, यानी अब कराची में आपको कंक्रीट के अलावा कुछ नजर नहीं आता। तो जाहिर है लोगों का भी इसमें काफी हद तक कसूर है। हमने प्रैक्टिकली फील्ड में जाकर देखा कि हुकूमत ने जो जमीनें खेल के मैदान या पार्क्स के लिए अलॉट की हुई थी, लोगों ने उसको कचरा कुंडी बना लिया। अभी हम अगर जाकर देखते हैं यहाँ कराची में जो अर्बन फॉरेस्ट है वो भी लोगों ने एक कचरा कुंडी में ही तब्दील कर दिया था, जिसको बाद में अच्छे पर्पस के लिए यूज किया गया। तो ओवरऑल मैं एक बात कहना चाह रही थी कि हुकूमत और अवाम दोनों इसमें कसूरवार हैं। हम लोगों के पास मैनर्स नहीं है। हम लोग पढ़े लिखे जरूर हैं लेकिन हमारे पास मैनर्स नहीं है। हम रोड पर गाड़ी में सफर करते हुए जो हमारे पास रैपर्स होते हैं वो खिड़की से, गाड़ी की खिड़की से बाहर फेंक देते हैं और हमें एहसास ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली एजुकेटेड होने की जरूरत है। अच्छा, अब मैं सवाल करना चाहूंगी डॉक्टर साहब से कि आप क्या मशवरा देंगे हुकूमत वक्त को कह लें या हम लोगों को, आम लोगों की अवेयरनेस के लिए आपके पास क्या मशवरा है या स्ट्रेटजी है कि अर्बन फ्लडिंग के रेशो को हम कम कर सकें, या इसमें हम हुकूमत की कोई मदद कर सकते हैं? एक इंडिविजुअल के तौर पर अवेयरनेस क्रिएट कैसे की जाए? देखिए, इसका जवाब मैं सेशन के शुरू में दे चुका हूँ, दोबारा से मैं इसका जवाब दे देता हूँ। आप कर रही हैं, आई एम सॉरी, थोड़ा लेट आपको ज्वाइन किया था इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल प्रेडिक्ट की जा चुकी थी और अभी मैंने इस इंटरव्यू के ज़रिए भी बता दिया है कि 2025 तक हमें इस तरह की चीज़ें नज़र आएँगी। किसी ईयर में हमें ज़्यादा बारिशें मिलेंगी, किसी ईयर में हमें कम बारिशें मिलेंगी। और रही बात प्लानिंग की, तो हमारी प्लानिंग ज़ीरो है। हम इस वक़्त कोई प्लानिंग नहीं कर रहे। इसमें गवर्नमेंट भी ज़िम्मेदार है और कराची में रहने वाला हर शहरी इस चीज़ का ज़िम्मेदार है। अब बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है अवेयरनेस की। तो अगर लोग खुद अपने लाइफ़स्टाइल को ठीक कर लें, गवर्नमेंट का साथ दें, और ये बात मैंने मेंशन की है कि अवेयरनेस देना सबसे मुश्किल काम है। कराची शहर के में अवेयरनेस देना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। लोगों को किसी चीज़ के लिए तैयार करना बहुत मुश्किल काम है। सिर्फ़ हम ब्लेम कर रहे होते हैं। और कराची में एक चीज़ मैं जो बहुत ज़्यादा देखता हूँ, वो ये कि हर आदमी जो है वो एक्सपर्ट नज़र आता है। किसी भी इश्यूज़ के ऊपर वो बात करने के लिए एक्सपर्ट नज़र आता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि स्ट्रैटेजीज़ बनाने के लिए साइंटिफिक रिसर्चेस को सामने रखें। बहुत सारे इदारे हैं, मैं न्यूज़ चैनल्स पे भी ये बात कर चुका हूँ। हम स्पार्को की मदद ले सकते हैं, हम कराची यूनिवर्सिटी की मदद ले सकते हैं, हम पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स की मदद ले सकते हैं और उनके ज़रिए हम आने वाले अगले 10 से 15 सालों में जो भी वेदर का पैटर्न होगा, रेनफॉल का पैटर्न होगा, हीट वेव्स का जो पैटर्न होगा, उसके ऊपर स्टडी करके हम प्लानिंग कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि हमें फिर से 5 साल या 10 साल की प्लान नहीं करनी है, हमने कम से कम 50 साल की और 100 साल की प्लानिंग करनी है। और ये प्लानिंग इस तरह से हो कि जिसमें हम ये ना सोचें कि आज हमारी हुकूमत है, कल हमारी हुकूमत नहीं रहेगी या क्या होगा, किसकी हुकूमत रहेगी। हमें कराची के लिए सोचना है, कराची के लोगों के लिए सोचना है। अब रही बात कराची के शहरियों की, तो कराची के शहरियों को अवेयरनेस देने के साथ-साथ इस बात का एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि क्या उनको इससे भी ज़्यादा वर्स्ट कराची शहर चाहिए? क्या वो इससे भी ज़्यादा जो है वो सॉलिड वेस्ट का इश्यू फेस करने के लिए तैयार हैं? इससे भी ज़्यादा बुरी एयर पॉल्यूशन का शिकार होने के लिए तैयार हैं? या फिर से सैलाबी रेले में बहकर बहुत सारे लोगों को खोने के लिए तैयार हैं? अभी भी टाइम है। जिस तरह से कोरोना टाइम पर मैं इसका हवाला फिर से दे रहा हूँ कि जिस तरह से कोरोना टाइम पर हमने अपने आप को अवेयर किया, जिस तरह से हमने अपने आप को तैयार किया और अपने आप को सेव किया, हम जो है वो दोबारा से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। बस यहाँ पे कोरोना की जगह एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होंगी। अदरवाइज़ हमारा सर्वाइवल जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। गवर्नमेंट का साथ देने के लिए हमें गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करने की ज़रूरत है और हमें अपनी बैड प्रैक्टिसेस को ख़त्म करने की ज़रूरत है। चाहे वो रिसोर्सेज़ से रिलेटेड हो, चाहे वो पॉल्यूशन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी और चीज़ से रिलेटेड। और बहुत छोटी-छोटी एक्टिविटीज़, हम पानी को बचा सकते हैं, हम सॉलिड वेस्ट को ठीक कर सकते हैं। हम कोशिश करें कि हमारे घर से कचरा बहुत कम मिकदार में निकले।
और हम इस चीज़ के लिए दूसरों को भी आमादा कर सकते हैं। हमें बहुत सीरियस होकर सोचना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि हम कराची शहर के मसाइल इस तरह से हल करते हैं कि हम पेट्रोल से आग बुझाने की कोशिश करते हैं, और इस पेट्रोल में जब हम आग बुझाने की कोशिश करते हैं तो बजाय इसके कि आग जो है वो कम हो, आग में मज़ीद इज़ाफ़ा होता है। तो कराची के शहरियों को इस वक़्त हुकूमत का साथ देने की ज़रूरत है। पिछले तमाम बातों को फ़िलहाल हमें साइड पे रखना होगा, और यहाँ पर यूथ जो है वो बहुत कुछ इक़दामात करने में मसरूफ़ है, बहुत सारी चीज़ें फ़ेस कर रही है। माज़ी में भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने फ़ेस की हैं। अपने बचपन से लेकर आज तक वो कराची को बुरे हालात में ही देखते हुए आए हैं। पाकिस्तान के बारे में हमेशा परेशान होते हुए ही नज़र आए हैं, और जब वो अपने पुराने लोगों से कराची के बारे में और पाकिस्तान के बारे में अच्छी बातें सुनते हैं तो शायद उनका ये ख़्याल होता है कि ये शायद किताबी बातें हैं। रही बात किताबों की, मुझे आपकी ये किताब वाली बात बहुत अच्छी लगी। हमें किताब नहीं दी गई। हमें किताब उस तरीके से नहीं दी गई जिस तरह से पिछले लोगों को दी गई थी। हमारे यहाँ लाइब्रेरीज़ का फुक़दान है। हम बुक रीडर्स नहीं हैं। हमें हमें बहुत सारी चीज़ों में उलझा दिया गया। हमें मोबाइल फ़ोन दे दिया गया, हमें सोशल मीडिया भी दे दिया गया। लेकिन इसी मोबाइल फ़ोन से, इसी सोशल मीडिया से हम रेवोल्यूशन जनरेट कर सकते हैं। इस वक़्त आप देख लें, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम इस तरह के सेशंस कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के सेशंस एक आम आदमी, एक लेमैन, एक गाँव में रहने वाले शख्स के लिए भी होने चाहिए। अब चाहे उसके लिए हमें फ़िज़िकली उसके पास जाना पड़े, मेरे ख़्याल में हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो हम सबको मिलकर यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कराची और पाकिस्तान हम सबका है। कराची और पाकिस्तान है तो हम हैं, अदरवाइज़ हमारा सर्वाइवल नहीं है। वैसे ही हम बहुत सारे मुल्कों में बदनाम हैं, हम कहीं पे टेररिस्ट हैं, हम कहीं पे कुछ हैं। तो हमारा सर्वाइवल सिर्फ़ हमारे मुल्क पाकिस्तान में है, और हम कराची में रहते हैं तो हम कराची को अच्छा बना सकते हैं, और हम कराची में ऐसी एग्ज़ाम्पल सेट कर सकते हैं कि पाकिस्तान के बाकी शहर हमसे जो है वो अपनी अपनी चीज़ों को शेयर कर सकें, वो उन चीज़ों को एडॉप्ट कर सकें। तो हमें ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बनाने की ज़रूरत है। एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगी। जी, बिल्कुल। आपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का ज़िक्र किया, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक़्त सबसे मज़बूत जो प्लेटफ़ॉर्म है अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने का, वो सोशल मीडिया ही है। लेकिन आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर देखा जाए, इनका मुकायसा किया जाए या मवाज़ना किया जाए, तो सोशल मीडिया पे जितनी हमारी यूथ, चलें यूथ ना सही, ओवरऑल हम इन जनरल बात कर लेते हैं कि बड़े, छोटे, नौजवान सब जो हैं, वो सोशल मीडिया पे जितने एंगेज्ड हैं, किसी इश्यू के हवाले से, या जितने ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं या एक्टिव हैं, वो फ़ील्ड पे इतना उनका एक्सपोज़र नहीं है या उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं कि हमने फलाँ जगह पे कोई कंस्ट्रक्टिव काम करना है वॉलंटरीली, तो वहाँ पे सोशल मीडिया पे तो आपको लाइक्स एंड शेयर्स उस चीज़ के मिल जाएँगे, लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो चीज़ हमारे लोगों में नहीं है। लोगों को फ़ील्ड में लाने के लिए, ग्राउंड पे लाने के लिए हमें क्या स्ट्रैटेजी करनी चाहिए? जी, बिल्कुल थोड़ा-सा आपका आपने भी सवाल, कुछ। जी, मैं इसको डिटेल में आपको बताता हूँ। देखिए, आपका सवाल बहुत ज़बरदस्त है, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल हर वक़्त ऑनलाइन रहना डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पर, ये हमारी एक आदत बन चुकी है। प्रैक्टिकली मैं खुद भी देख रहा होता हूँ कि प्रैक्टिकली उस तरह से स्टूडेंट्स का या जो हमारे लोग हैं उनका उस तरीके से फीडबैक नहीं आ रहा होता। प्रैक्टिकली वो फील्ड पर उस तरह से परफ़ॉर्म नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पर अवेयरनेस के साथ-साथ मैं समझता हूँ कि इनको ट्रेन करने की ज़रूरत है, और एक्टिव जो नहीं परफ़ॉर्म कर रहे हैं, उसके पीछे भी पॉल्यूटेंट्स हैं। हम कंटैमिनेटेड वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, मेरी इस बात को कोई जस्टिफ़ाई करे ना करे, लेकिन रिसर्चेज़ इस बात को जस्टिफ़ाई कर रही हैं। हम कंटैमिनेटेड एनवायरनमेंट में ज़िंदा हैं, हम कंटैमिनेटेड फूड खा रहे हैं, कंटैमिनेटेड वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी बॉडी में कंटैमिनेशन हो चुकी है। तो हमारे अंदर से जो वो एक चीज़, जो एक एक्टिव वाली चीज़ है, वो अब नज़र नहीं आती। हम सुबह सोकर उठते हैं तो इतना पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट होता है कि हमें फ्रेशनेस फ़ील नहीं होती है। तो इस पे भी हमें ठीक करने की ज़रूरत है, हमें ऐसी डाइट्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, जिससे हम अपने आप को एक्टिव कर सकें, और फिर फ़ील्ड पे हमें जाकर बहुत एक्टिवली काम करने की ज़रूरत है। और एक आवाज़ लगाने पर बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इस तरह के इश्यूज़ होते हैं कि घरवाले जो है वो मना कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि हम जॉब करें या इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। कुछ लोगों का हमारे यहाँ पे माइंडसेट यही, बल्कि ज़्यादातर लोगों का माइंडसेट ये है कि हम एक डिग्री हासिल करें और हम एक 9 टू 5 वाली व्हाइट कॉलर जॉब हासिल करके
हम बस अपनी 9 to 5 वाली जॉब और अपनी फैमिली के साथ अपना काम अंजाम देते रहें। तो इस तरीके से जो है वो चेंज नहीं आता, इस तरीके से कौमें तरक्की नहीं करती हैं, इस तरीके से कोई भी चीज़ जो है वो हासिल नहीं की जा सकती। हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होंगे, हमें 9 to 5 की जॉब भी करनी होगी, हमें अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से भी लड़ना होगा, हमें अपनी डाइट को भी इम्प्रूव करना होगा और जिस चीज़ की हमें ट्रेनिंग चाहिए, हमें उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा। हमें ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ लाने की ज़रूरत है, ऐसी सक्सेस ऑर्गनाइज़ेशंस को सामने आने की ज़रूरत है, जो हमारे यूथ में फिर से एक नई रूह फूँके। वैसे तो रूहें बहुत सारी फूँक चुकी हैं, लेकिन वो रूहें जो हैं वो फूँक-फूँक के मज़ीद कहाँ चली गई हैं, तो एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। जिस तरह हर रोज़ एक नया चैलेंज हमारे सामने खड़ा होता है रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, उसी तरीके से हर रोज़ के लिए हमारी जो यूथ है, हमारे जो लोग हैं, चाहे वो यूथ का हिस्सा हों, चाहे वो मोर देन यूथ हों, उनको तैयार होने की ज़रूरत है। हमें इसके लिए ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है। प्लांटेशन कैसे की जाती है, पानी को कैसे इस्तेमाल करना है, पानी को किस तरह से बचाना है, एयर पॉल्यूशन को हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, हम अपनी गाड़ियों को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, सॉलिड वेस्ट के सिस्टम में हम कैसे बेहतरी ला सकते हैं, किस तरह की साइंटिफिक रिसर्चेज़ मौजूद हैं, इसमें हम ग्रुप्स बना सकते हैं। साइंस के स्टूडेंट्स का हम अलग ग्रुप बना सकते हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स का हम अलग ग्रुप बना सकते हैं और जहाँ पर इनको कंबाइन करके किसी काम करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बिलीव करें कि हमारे कराची शहर में, ना सिर्फ कराची शहर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी इश्यू होता है, हम एक आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं। हम अपनी गवर्नमेंट का भी साथ देते हैं, हम अपनी फ़ौज का भी साथ देते हैं। तो हम तो इतनी अच्छी कौम है। प्रॉब्लम ये है कि हमें इश्यूज़ में निपटा दिया गया, हमें चीनी की लाइन में लगा दिया जाता है, हमें पेट्रोल की लाइन में लगा दिया जाता है। हमें इन तमाम चीज़ों में रहते हुए भी ये सारे काम करने होंगे, तो हमें अपना माइंडसेट अब ठीक करना होगा कि ये इश्यूज़ हमारे साथ रहेंगे, पॉल्यूशन की चीज़ें भी हमारे साथ रहेंगी और हमें इन इश्यूज़ से लड़ना है। फाइनेंशियल क्राइसिस के बावजूद हमें इन इश्यूज़ से लड़ना है और इन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक हम इन तमाम चीज़ों को काबू नहीं पाएँगे, हम अब सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह सर, आपने बहुत अच्छा फरमाया। थैंक यू। अच्छा, मेरा भी एक सवाल है और मैं चाहता हूँ कि बस इसको फिर कंक्लूड करते हैं। होस्ट से भी गुजारिश करूँगा मैं यही कहता हूँ सर कि मतलब एक आखिरी मैसेज हो जाए और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान ग्रीन फोर्स का जो मोटिव और विजन भी है ना, वो दरअसल यही है कि वी आर द वन, हम वो इंशाल्लाह बनेंगे जो कि किसी दूसरे के एटीट्यूड के अंदर ना चेंज ला सके। और हम ये कोशिश के ऊपर लगे हुए हैं कि किसी तरीके से हम अपनी आवाम में खुसूसन यूथ पे और जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, ये हमारा फोकस है कि हम इनके थ्रू जो है अपने माशरे के अंदर इस्लाह पैदा करें, उनकी इस्लाह करें, उनको उनके माइंडसेट को चेंज करें, उनके एटीट्यूड और बिहेवियर के अंदर कुछ चेंज लाएं। क्योंकि हम तालीम याफ्ता तो कौम है, लेकिन बाशऊर कौम बनना है हमने अब। अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक तालीम याफ्ता है, लेकिन बाशऊर नहीं है। अफसोस के साथ बाशऊर बन जाएंगे और इसके लिए यही है कि हम मेहनत के ऊपर लगे हुए हैं। बाकी मैं यही सवाल करता हूँ कि आज से 5 साल बाद, बहुत एक छोटा अरसा देख रहा हूँ मैं, लेकिन 5 साल बाद आप कहाँ देख रहे हैं 2025 तक कराची को, और क्लाइमेट चेंज के हवाले से या इन तमाम चीज़ों से? और इसी में आप फिर इन चैलेंज से कंक्लूड कीजिए। आई थिंक फिर हम इंशाल्लाह से एंड करते हैं। देखिए, अगले 5 सालों में इंतहाई अफ़सोस के साथ जो मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं, जिस तरह से प्लानिंग हो रही है, जिस तरह से काम हो रहा है, जिस तरह से बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, तो मुझे अगले 5 सालों में इससे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन नज़र आ रही है। इससे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन नज़र आ रही है और मैं इसीलिए बार-बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि अभी भी हमें चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। अगर हमने ठीक नहीं किया, तो हम इससे ज़्यादा कोलैप्स कर कर जाएँगे। हम पूरी की पूरी कराची शहर को खो सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे लिए हो जाएगी अगले 5 सालों में। इससे ज़्यादा जो है हम सिर्फ़ फ्लडिंग वाली हालात में नहीं होंगे, बल्कि क्लाइमेट चेंज की लिस्ट में हम ऊपर भी आ चुके होंगे। हम वाटर के इश्यूज़ में टॉप पर आ चुके होंगे, क्योंकि ऑलरेडी 2025 के बाद पानी का क्या स्टेटस होगा और पानी अभी हमारे पास आ रहा है, तो हम पानी को भी स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर प्लानिंग की गई, अगर ये सारी चीज़ें की गई, तो अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से कराची बेहतरी की तरफ चला जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बेहतर इसलिए नहीं होगा, हम कंस्ट्रक्शन वाले फ़ेज़ में होंगे, जिस टाइम पे हम कराची को दोबारा से बिल्ड अप करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो अब हमें ये फ़ैसला करना है, क्योंकि जिस तरह की प्रैक्टिसेज़ हमें अभी नज़र आ रही हैं, जिस तरह का हमें
चीज़ें नज़र आ रही हैं कि बस चीज़ों पे खाना पूरी हो रही है। तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, कोई हमें मैनेजमेंट नज़र नहीं आ रही, कोई पॉलिसी हमें नज़र नहीं आ रही है, जिसकी बेसिस पे मैं झूठ आपसे नहीं बोल सकता कि अगले 5 साल के बाद कराची बहुत अच्छा नज़र आएगा। बिल्कुल भी नहीं, कराची इससे ज़्यादा बुरा नज़र आ सकता है, इससे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है। गवर्नमेंट को चाहिए, लोगों को चाहिए कि बहुत सीरियस एक्शन लेते हुए अपने इस काम को अंजाम दें, बगैर किसी मुकाबले के, बगैर किसी बयानबाजी के, दयानतदारी के साथ इस काम को अंजाम दें। और लोगों से भी ये गुज़ारिश है कि वो फुली कोऑपरेट करें, ये देखते हुए नहीं कि किसकी हुकूमत है, कौन-सी पार्टी है, जो भी आपको लगता है कि बिल्कुल दयानतदारी के साथ काम कर रहा है, आप उसकी आवाज़ पर लबैक कहें। इसके अलावा बहुत सी ऑर्गनाइज़ेशंस जो और एनजीओ भी इसमें अहम किरदार अदा कर सकती हैं और करेंगी। उनके साथ भी मिलकर आपको कोई भी प्लेटफ़ॉर्म मिल जाए, आप उसके साथ मिलकर काम करें, लेकिन उससे पहले आप उसको जज करें कि वो बिल्कुल दयानतदारी के साथ काम कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा-सा टाइम तो लगेगा, हमें कुछ कड़वे घोट पीने पड़ेंगे अगले 10 सालों में। लेकिन अगर हम अगले 10 सालों में इम्प्रूवमेंट के लिए कोशिश कर लें, तो कराची ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हमने फिर से उसी तरह से छोड़ दिया, तो हमें कराची बहुत बुरे हालात में मिलेगा। इवन कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कराची की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पे आ जाएँगी। सर, मैंने आपकी सारी बातें बहुत गौर से सुनी और मुझे बहुत अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि डर भी बहुत लग रहा है और जो हमारे सुनने वाले हैं, मुझे यकीन है कि उन्हें भी मज़ीद आगे आने वाले 5 सालों के हालात सुनकर खौफ़ज़दा हुए होंगे वो। लेकिन मुझे उम्मीद ये है और मैं मानती हूँ कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, तो इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है खुद पे, यूथ का पार्ट होते हुए और अपनी यूथ पे, अपने साथ के फेलोज पे, पाकिस्तान ग्रीन फोर्स और इस तरह की बाकी एनजीओज जो फलाई तंजीमें हैं, जो कराची और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रही हैं और माहौलियाती आलूदगी, इन्वायरमेंटल और क्लाइमेटिक चेंजेस से लड़ने के लिए, उन चैलेंजेस का सामना करने के लिए अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम इस क्राइसिस से भी, जैसे पुराने भी बहुत से क्राइसिस हमने पाकिस्तान में मिलकर फेस करे हैं, और ना सिर्फ यूथ बल्कि हमारी ओल्डर जनरेशन, आप टीचर्स, हमारे असातिज़ा जो हमारी गाइडेंस के लिए हमेशा मौजूद होते हैं, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारे जवान, जितने भी लोग हैं जो हमारी गाइडेंस के लिए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, और हमारे रिसर्चर्स, हमारे साइंटिस्ट, इंशाल्लाह मेरी यही उम्मीद है और मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि इंशाल्लाह आगे आने वाले 5 साल, 10 साल और जब तक पाकिस्तान है तब तक इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात बेहतर रहें, और किसी भी ऐसी लिस्ट में हम जो हैं वो मज़ीद आगे ना बढ़ें, बल्कि बेहतरी ही आए हमारे लिए इंशाल्लाह। तो इसके साथ सर, मैं आपका लाइव सेशन ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं पाकिस्तान ग्रीन फोर्स की तरफ से भी आपका दिली शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, एंड थैंक यू सो मच फॉर एन इंफॉर्मेटिव सेशन। बहुत ज़रूरी था ये हमारी यूथ के लिए, ताकि वो सुने समझें कि हर चीज़ फेसबुक पोस्ट्स या सोशल मीडिया में व्हाट्सएप के फॉरवर्ड मैसेजेस पे यकीन नहीं करना होता। बहुत ज़रूरी है साइंस को अपने साथ इनकॉर्पोरेट करना, अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना, और इस सब चीज़ों को साथ लेके चलना और इम्प्लीमेंट करना। सिर्फ बातें ही नहीं करना, इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उम्मीद है इंशाल्लाह भी हम आगे इस तरह के सेशंस रखेंगे। इसके साथ साथ मैम सायरा, सर आमिर, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, अपनी कीमती राय से आगाह किया और सवाल किए, हमारी यूथ को इंफॉर्मेशन दी, उनका नज़रिया खोला, उनके लिए आगाही फराहम करी, उसके लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी। और इसके साथ मैं दोस्तों इस लाइव सेशन से आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह अगली सेशन में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।